नमस्कार। आज के पीरियड में हम रैखिक अवकलन समीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप, इससे पहले हम प्रथम कोटि प्रथम घात के अंतर्गत चरों को पृथक्करण की विधि से रैखिक प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकलन समीकरण को हल किया। उसके बाद में समघात समीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। समघात में भी फिर एक अलग कैटेगरी थी जिसमें ऐसे समीकरण जो समघात में परिवर्तित हो सकते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं, उनका अध्ययन किया। और उसके बाद में जो प्रथम कोटि प्रथम घात के अंतर्गत अवकलन समीकरण का प्रकार आता है वो है रैखिक अवकलन समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है ये अवकलन समीकरण की। तो ज़्यादातर फिजिक्स में भी कई डेरिवेशन में यूज़ करते हैं और आपने भी यूज़ की भी होगी फर्स्ट ईयर में, और आगे भी जब देखेंगे आप तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कई जगह मैकेनिक्स में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में यूज़फुल रहता है। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को लेंगे, जिसमें इसका रूप और इसको कैसे हल किया जाएगा उसका अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। रैखिक अवकलन समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में आप देख पा रहे हैं, यदि किसी अवकलन समीकरण में आश्रित चर अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके अवकलन गुणांक केवल प्रथम घात के ही हो तो उसको रैखिक अवकलन समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए शर्त यही है कि y जो होगा, यहाँ पे नॉर्मली इक्वेशन अपन dy/dx के रूप में लेते हैं, तो y जो होगा तो उसमें y और उसके अवकलन गुणांक दोनों सिर्फ प्रथम घात के ही हों, यानी उनकी घात ज़्यादा नहीं हो, तो इस कंडीशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ऐसे समीकरण में y तथा उसके अवकलनों के गुणांक स्वतंत्र चर x के कोई भी फलन हो सकते हैं, और x का जो फलन होगा वो यानी x के जो होंगी घात, उस पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो उसमें वो उससे प्रतिबंध से स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि y और उसके अवकलन गुणांक की पावर्स जो है वो एक रहेंगी, उसके अलावा x की जो पावर्स होंगी वो इससे प्रभावित नहीं होंगी। अब प्रथम कोटि के फर्स्ट ऑर्डर के जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका स्टैंडर्ड रूप देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं येलो कलर में कि स्टैंडर्ड रूप क्या है, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। यहाँ पे p और q दोनों ही क्या है, x के फलन है। क्योंकि x यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x है, इस पे घात से संबंधित कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं है, ये इससे फ्री होता है। तो यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे जब प्रॉब्लम्स में भी अपन इसको यूज करेंगे, जब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, दी गई इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद में इसके सॉल्यूशन प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, जहाँ पे p और q दोनों सिर्फ x के फलन हैं और उस पर घात का कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए अपन जो थ्योरम यूज करते हैं उसमें सबसे पहला ये है कि समीकरण की दोनों पक्षों को e टू पावर इंटीग्रेशन pdx से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ऐसा अपन करते हैं तो देखिए इक्वेशन एक जो है वो परिवर्तित रूप में होकर आपके पास में सामने आ जाती है। इंटीग्रेशन e टू पावर इंटीग्रेशन pdx इंटू dy/dx प्लस p इंटू e टू पावर इंटीग्रेशन pdx इंटू वाई इक्वल टू q इंटू e टू पावर pdx। और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक
सिंबल फॉर्म में लिखी जा सकती है, मतलब दो पद हैं उसको कनेक्ट करके अपने एक सिंगल पद जो है वो बना सकते हैं, टर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है वो डिफ्रेंशिएशन है एक्स का किसके साथ, किसका, ई टू पावर पी डी एक्स इंटू वाई का। लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है वो प्योरली डिफरेंशियल फॉर्म में आ गए हैं। तो अब उसका सॉल्यूशन करने में अपने को आसानी ये रहेगी कि अपन दोनों पावर्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन करते ही क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका वो टर्म है उससे डिफरेंशिएशन हट जाएगा और वो इजीली हो जाएगी, और राइट हैंड साइड का अपन सॉल्यूशन इंटीग्रेशन के द्वारा कर लेंगे। यहाँ पे p जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में p ऑफ एक्स लिखा हुआ है वो है, तो वो हमेशा अपन किसी भी दी गई रैखिक अवकलन समीकरण को उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, ताकि उसका सबसे पहले ये जो गुणा ई टू पावर पी डी एक्स है वो फाइंड आउट कर सकें। इसको यहाँ पे समाकलन गुणांक अपन कहते हैं। तो समाकलन करने पर जो आपके पास में समीकरण नंबर 3 आपको प्राप्त हो रही है वो क्या होती है, y इंटू ई टू पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी जहाँ पे क्या आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। और यही आपकी उस रैखिक अवकलन समीकरण का व्यापक हल होगा, अभिष्ट हल होगा। यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को हम अवकलन समीकरण का समाकलन गुणांक कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इसको संक्षेप में अपन आई एफ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जो सॉल्यूशन आया अपने को उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। तो ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट था, जिसमें आपने देखा कि किसी भी रैखिक अवकलन समीकरण का हल आप कैसे ज्ञात करेंगे। जो समीकरण नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है वो उसका अंतिम हल होगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप पहले सॉल्यूशन से पहले ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के बाद में आपको ये प्राप्त होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल परस में चेंज हो जाए। हो सकता है कि y जहाँ पे डिपेंडेंट था अब वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन का प्रोसीजर है वही रहेगा, और जो समीकरण है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फिर अपन x के रूप में लिख पाएंगे, और तब उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। जहाँ पे नॉर्मली रूप में अपन देखें तो अपन देख पा रहे हैं कि जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर y की जगह अगर अपन x शिफ्ट कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन आपका उस कंडीशन के लिए हो जाएगा जब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो y के लिए डिपेंडेंट कंडीशन में ज़्यादा इजी तरीके से हल नहीं हो पाते हैं, तो अपन क्या करते हैं उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी अवकलन समीकरण में जो अवकल संकारक है उसको dy बाई डी एक्स के रूप में उपयोग न करके यूज न करके डी एक्स वाई एंड डी वाई के रूप में यूज़ करते हैं, तो आपकी सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस वक्त वो x के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, और आपका उसका सॉल्यूशन है वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब अपन इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। पहली प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको बताया था थ्योरेटिकल पार्ट के अंतर्गत कि इसका
सबसे पहले अपना जो काम होगा वो क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई इक्वल टू सेक एक्स। यहाँ पे सेक एक्स को अपन राइट हैंड साइड में लेंगे क्योंकि ये x का फलन है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसकी रेखिक अवकलन समीकरण का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे अपन क्लियरली देख पा रहे हैं, स्पष्ट अपने को दिखाई दे रहा है कि p का मान क्या है 10x है और q का मान क्या है sec x है। क्योंकि अपने को सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा आपको बताया गया था कि अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, और तब यहाँ पे अपन p का वैल्यू रखेंगे, तब क्या हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन 10x dx। 10x का अपन जो भी है यहाँ पे अपन उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन इंटीग्रेशन निकालेंगे 10x का, तो वो क्या होगा log sec x। तो यहाँ पे जो आपका IF है वो क्या आएगा e टू पावर log sec x, और e टू पावर log sec x है वो आपका sec x हो जाएगा। तो आपके पास में समाकलन गुणांक क्या प्राप्त हुआ आपको sec x, क्योंकि qx आपके पास में ऑलरेडी पहले स्टैंडर्ड रूप से आपने तुलना की तो आपको sec x प्राप्त हो चुका है। तो अब आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q दोनों आपके पास में मौजूद हैं, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर्मूला वही यूज होगा y इंटू इंटीग्रेशन IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू q dx प्लस c। अब अपन सॉल्यूशन का अगला स्टेप लिखेंगे, y इंटू IF का मान रखेंगे, IF का मान क्या है sec x है, इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू q का मान ऑलरेडी sec x ही है, तो sec x अपन पुटअप कर देंगे यहाँ पे इंटू dx प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड में y sec x सही, राइट हैंड साइड में आपका sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx जो हो जाएगा तो आप उसका समाकलन करेंगे sec स्क्वायर x का, और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा 10x। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं y इंटू sec x इक्वल टू 10x प्लस c, और आप चाहें तो sec x को y से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अपन जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो y के लिए लिखते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अपन y को सिंगल रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू साइड x यानी y इक्वल टू 10x अपॉन sec x प्लस c अपॉन sec x। जब इसको सरल करेंगे अपन तो 10x अपॉन sec x का मान sin x आ जाएगा, प्लस c इंटू cos x, क्योंकि c के नीचे बटा में sec x आ रहा है तो वो cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका c यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो कि स्विच है आपका, जो आपने अपनी इच्छा से लिया है। ये इसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ। आगे फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं अपन। प्रॉब्लम है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा कि समीकरण को मानक रूप में लिखा जाए, और समीकरण का मानक रूप में जब आप लिखेंगे तो वो आपको प्राप्त होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे अपन जब इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इक्वेशन का, तो अपने को दिख रहा है कि y का गुणांक y और y के अवकलन गुणांक है वो एक ही घात में है, तो जाहिर सी बात है कि ये अवकलन समीकरण हो सकता है, और ये अवकलन समीकरण है। आप यहाँ पे p और q है वो स्पष्ट है देख पा रहे हैं। तो p का मान क्या होगा यहाँ पे p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा e टू पावर इंटीग्रेशन ddx, p का वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो आ जाएगा e टू पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि q का मान भी आपको दिया गया है वो क्या है आपका 4x स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
आता है अपन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे अब स्पष्ट तौर पे, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। अब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने फाइंड आउट पहले कर लिया ऑलरेडी, उसका मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे रख देंगे। तब सॉल्यूशन की अगली स्टेप ये होगी आपकी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो ब्रैकेट में है वो ऊपर से नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और तब राइट हैंड साइड में आपके पास में इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, और 4x स्क्वायर का जब अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा 4y3 एक्स क्यूब, और सी तो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है तो वो तो आना ही है, आपका समाकलन कांस्टेंट है, वो स्थिरांक है, तो वो आपका सी आ गया। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट तौर पे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y3 क्यूब प्लस सी। सी यहाँ पे आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, सफेद छज्जर है, ये आपका सॉल्यूशन होगा, आपने इजीली से फाइंड आउट कर लिया। आगे एक प्रॉब्लम फिर देखते हैं अपन। प्रॉब्लम है आपके पास में सेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। देखिए प्रॉब्लम इस रूप में भी लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिले, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका क्रिएट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में है तो किसी चीज़ को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करके लेफ्ट वाली को राइट में, कई बार लेफ्ट के कई पदों को राइट में भाग में ले जाकर ये सारी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट तौर पे आपको वैसे नहीं दिख रहा है जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, लेकिन आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए इसको जब अपन चेंज करते हैं सरल करके तो ये होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, वाई को लेफ्ट साइड में ले आते हैं अपन, क्योंकि अपना टारगेट ये यहाँ पे कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो वो y के नीचे भाग में आपका आ जाएगा सेक एक्स, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। और इसको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन है वो परिवर्तित होकर किस रूप में आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। राइट हैंड साइड में चूंकि साइन एक्स के भाग में सेक एक्स था तो सेक एक्स ऊपर आकर के कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पे जब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये समीकरण अपने को स्पष्ट रैखिक समीकरण के रूप में दिखाई देती है। रैखिक समीकरण है तो अपन उससे तुलना करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, यानी जो इसका मानक रूप है उससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पे अपन पाते हैं कि p का मान है वो माइनस कॉस एक्स है और q का मान क्या है साइन एक्स कॉस एक्स है। तो सबसे पहले अपना कार्य ये होगा कि अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक वो फाइंड आउट करें। तब क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और वो हो जाएगा आपका ई टू पावर माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का जब समाकलन अपन करेंगे तो वो साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हुआ ई टू पावर माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसका अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का वही प्रोसीजर रहेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जब अपन पुट अप करते हैं तो देखिए क्या आएगा y इंटू ई टू पावर माइनस साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ई टू पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है आपका। अब देखिए यहाँ पे जो अपन देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा पद हो चुका है आपका राइट हैंड साइड में, तो अपन इसमें प्रतिस्थापन विधि समाकलन की है वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे साइन एक्स बराबर टी रख देते हैं। तो साइन एक्स बराबर टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, और ये प्रतिस्थापन करने पर ऊपर की जो मेन टर्म है आपकी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन टी ई टू पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। चूँकि टी इंटू ई टू पावर माइनस डी टी है, इसको अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की सहायता से यानी खंड से समाकलन की सहायता से इसका हल करेंगे, तो वो आपका क्या आएगा माइनस टी ई टू पावर माइनस टी माइनस ई टू पावर माइनस टी प्लस सी, और
यहाँ पे e टू पावर माइनस टी है वो कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपको t प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि t की वैल्यू अपन पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1 इंटू पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो अपना अब ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में जो y के साथ में आपका e टू पावर माइनस साइन एक्स है उसको राइट हैंड साइड में अपन ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करते क्या होगा, पहले टर्म में वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि नीचे भाग में जाना है उसको, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में c के साथ में वो नीचे से ऊपर जब आएगा तो उसकी घात है वो पॉजिटिव हो जाएगी और आपका ये सॉल्यूशन इस रूप में अंतिम रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटू ई टू पावर साइन एक्स, जहाँ पे सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। धन्यवाद।